हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। पहले वीडियो में आप बिहारी के बारे में विस्तार से पढ़ें। आज मैं आपको बिहारी का दूसरा दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोहा का वाचन करेंगे, उसके बाद दोहे में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ बताया जाएगा, उसके बाद भावार्थ समझाया जाएगा। भावार्थ समझाने के बाद दोहे का काव्य सौंदर्य क्या है और उससे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोहे के वाचन से। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन शौकियो दीरघ धाग निधाग। तो वाचन पूरा हुआ। अब दोहे में एक एक शब्द का अर्थ हम जानेंगे। यहाँ पे कहलाने शब्द का अर्थ व्याकुल से होता है, व्याकुलता से होती है। एकत मतलब एकत्र, इकट्ठा। बसत मतलब निवास करना, रहना। अहि मतलब सांप, मयूर मोर को कहते हैं, मृग हिरण, बाघ शेर, जगतु संसार, तपोवन, तपोवन मतलब जहाँ ऐसा वन जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। सौ मतलब सा, कियो मतलब हो गया। दीरघ धाग निधाग, दीरघ धाग का अर्थ है भयंकर गर्मी। निधाग मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, निधाग मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। इसमें बिहारी जी किसका वर्णन कर रहे हैं? तो आप अगर ध्यान से दूसरी लाइन पढ़ें तो वह अपने आप पता चल जाएगा कि बिहारी जी इस दोहे में किसका वर्णन कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए निधाग, निधाग का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु। तो आपको मिल गया कि इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। तो आप प्रसंग लिख सकते हैं कि बिहारी जी इन पंक्तियों में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किए हैं। अगर थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं प्रसंग का, तो दीर्घ धाग का अर्थ होता है भयंकर। तो आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि इस दोहे में बिहारी जी ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रसंग आपको समझ में आया। अब आते हैं भावार्थ पर। तो देखिए, जगतु तपोवन शौकियो दीरघ धाग निधाग। बिहारी जी कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण जगतु तपोवन शौक, पूरा संसार तपोवन जैसा हो गया है। बिहारी जी कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण जगतु मतलब पूरा संसार तपोवन, तपोवन सौ हो गया है। सौ मतलब सा हो, यानी पूरा वन तपोवन जैसा हो गया है। ठीक है। उसमें तपोवन का मतलब होता है जहाँ पर लोग अपनी द्वेष भावना, शत्रुता भुलाकर इकट्ठा रहते हैं। उसी तरह से अहि मयूर, अहि मतलब सांप और मयूर मतलब मोर, दोनों में स्वाभाविक शत्रुता रहती है। मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब शेर। उसी तरह से
मृग मतलब मोर, बाघ मतलब शेर, आई मतलब सांप, मयूर मतलब मोर। उसी तरह से सांप, मयूर, मोर, हिरण और बाघ अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भुलाकर एक साथ इकट्ठा बैठे हैं, कहलाने एकत बसत। एकत मतलब एकत्र, बसत मतलब निवास कर रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार तपोवन जैसा हो गया है। तो समझ में आया होगा आपको इस दोहे का भावार्थ। अब हम चलते हैं काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य हम देखते हैं कि इस दोहे में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो मानक भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में मानक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं अलंकार में, देखते हैं कि क्या इस दोहे में कुछ अलंकार मिल रहा है। तो आप देखिए, इस दोहे में कई जगह अलंकार हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहलाने में क और एकत्र में क, यानी क वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मालूम है? जहां एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए आपने यहाँ लिख दिया अनुप्रास। लेकिन इसको लिखने के पहले आपको ये दोनों शब्द यहाँ लिखना पड़ेगा। लिख करके उसमें आप दिखाओगे कि क वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जिस कारण ये अनुप्रास अलंकार है। अब हम आते हैं दूसरी लाइन में, दीर्घ धाग। दीर्घ में आप देख रहे हैं कि दो वर्ण आया हुआ है और धाग में भी दो वर्ण आया हुआ है। यहाँ भी आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो आप, जैसे मैं आपको पहले पंक्ति के शब्द को उतारने की बात कहे हैं, उसी तरह से आपको इन दोनों शब्दों को उतार करके आपको दिखाना पड़ेगा अलंकार को। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं कि दो वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दीर्घ धाग में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या और भी कहीं अलंकार हमको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे जगतु तपोवन, जगतु तपोवन में भी आपको अलंकार मिल गया। वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक, रूपक अलंकार, ठीक है। यानी संसार को ही तपोवन बना दिया गया है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, इसमें समानता नहीं दिखाई जाती है। उपमा में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताई जाती है, लेकिन रूपक में नहीं बताया जाता है। रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रस पे। तो यहाँ शांत रस का प्रयोग हुआ है। तपोवन में बहुत शांति रहती है, ठीक है। सबसे मुख्य बात पर हमें आपको ध्यान दिलाना है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न।
आपने इस दोहे का जो अर्थ ग्रहण किया है उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं। ये सबसे मुख्य है, इस पे आपको ध्यान देना है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न अनेक तरह से बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो इस दोहे में आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है निधाग, और निधाग का अर्थ होता है यहाँ पे ग्रीष्म। ग्रीष्म एक ऋतु है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि इस दोहे में बिहारी क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो इस दोहे में बिहारी गर्मी की भयंकरता दिखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य गर्मी की भयंकरता दिखाना है, न कि स्वाभाविक शत्रुता रखने वाले ये जो जीव हैं इकट्ठा रह रहे हैं, ये नहीं दिखाना है बिहारी का। बिहारी ये कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो ठीक है, इस तरह से अनेक प्रश्न इसके बनते हैं। तपोवन क्यों बन गया है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा संसार तपोवन कैसे बन गया है। तो कैसे बन गया है कि अस्वाभाविक यानी स्वाभाविक शत्रुता रखने वाले आपस में सभी जीव जंतु इकट्ठा रह रहे हैं, इसलिए पूरा संसार तपोवन जैसा हो गया है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आपको इस दोहे की व्याख्या समझ में आई होगी। तो मैं आपको अगले वीडियो में तीसरा दोहा लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।